वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक पेनी स्टॉक के बारे में जिसका स्टॉक प्राइस सिर्फ 13 रुपीज़ देखने को मिलता है, लेकिन 13 रुपीज़ वाले इस स्टॉक में 40% का रिलायंस का हमें स्टेक देखने को मिल रहा है, प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल रही है। अब रिलायंस इंडस्ट्री जैसी बड़ी कंपनी ने इस पेनी स्टॉक में 40% का स्टेक क्यों ले रखा है? क्या इस पेनी स्टॉक में कोई ऐसा पोटेंशियल पॉइंट है? तो आज इस वीडियो में हम यही स्टडी करने वाले हैं कि इस पेनी स्टॉक में रिलायंस के 40% स्टेक के पीछे का रीज़न क्या है, इस स्टॉक के फंडामेंटल्स कैसे हैं। हम रिसर्च करेंगे क्या ये स्टॉक में 40% का स्टेक लेने के पीछे रिलायंस की कोई बड़ी स्ट्रैटेजी हो सकती है। चलिए सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल्स देखते हैं और पता करते हैं कि इस 13 रुपीज़ के पेनी स्टॉक में 40% का प्रमोटर का होल्डिंग रिलायंस इंडस्ट्री का क्यों देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आप यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर का होल्डिंग 75% है, जो कि सिक्योर माना जाता है। जेन्युइनली 50+ अगर प्रमोटर का होल्डिंग है तो इसका अर्थ है कि प्रमोटर को अपने ही स्टॉक पे, कंपनी पे भरोसा है कि वो एक अच्छा काम कर सकती है, वो एक अच्छा मैनेजमेंट है और एक वो अच्छा प्रोडक्शन दे सकती है, प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। तो जब भी प्रमोटर का होल्डिंग पेनी स्टॉक में ज़्यादा हो तो हम इसे प्लस पॉइंट में डेफिनेटली कंसिडर करते हैं। जहाँ पे FIS इंडियन स्टॉक मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं वहीं पे हमें देखने को मिलता है 2.32% से 2.35% और 2.48% ये प्रमोटर ने अपना होल्डिंग FIS ने बढ़ाया है। DIS का होल्डिंग 0.40% है। पब्लिक का होल्डिंग 22.13% देखने को मिलता है। वहीं पे आप अगर प्रमोटर्स को डिटेल देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है ये 40.01% का होल्डिंग लेकर बैठी है और JM फाइनेंशियल असेट्स जो है ये 34.99% का होल्डिंग इस कंपनी में लेकर बैठी है। तो आज हम इस वीडियो में यही स्टडी करेंगे कि ये दोनों बिग शॉट्स कंपनियों ने इतना बड़ा स्टेक इस 13 रुपये के पेनी स्टॉक में क्यों ले रखा है और क्या कोई पोटेंशियल इस पेनी स्टॉक में देखने को मिलता है कि इसकी स्टडी की जाए। सबसे पहले अगर आप देखें तो मार्केट कैप 6,852 करोड़ का है। ROC हमें यहाँ पे निगेटिव में देखने को मिल रहा है। ROE का कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। स्टॉक 30 रुपीज़ एंड 8 पैसे का है। फेस वैल्यू 1 का है, यानी किसी भी तरह का आगे चल के स्प्लिट नहीं मिलेगा। डिविडेंड कंपनी ने अब तक पे नहीं किया है। मैक्सिमम पैरामीटर निगेटिव में है, आप देख ही सकते हो। अर्निंग पर शेयर भी निगेटिव में है। वहीं पे कंपनी पे डेप स्लाइटली ज़्यादा है, 26,100 करोड़ का। वहीं पे करंट असेट 1,439 है, कंपैरेटिवली डेप ज़्यादा है। इन्वेंट्री कंपनी पे 886 करोड़ की है। इतने सारे नेगेटिव फैक्टर होते हुए भी पेट्रोस्की स्कोर बोलता है कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठता है। तो चलिए इसी को डिकोडिफाई करेंगे कि पेट्रोस्की स्कोर इस तरह से लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को फिट क्यों बोल रहा है। सबसे पहले ये स्टॉक करता क्या है, अगर ये हम बात करें तो ये एक टेक्सटाइल कंपनी है विथ प्रेजेंस इन कॉटन एंड पॉलिस्टर सेगमेंट्स। तो कंपनी टेक्सटाइल की है, पॉलिस्टर और कॉटन सेगमेंट में काम करती है और कंपनी एंगेज है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल इंक्लूडिंग मेंडिंग, पैकेजिंग एक्टिविटी, लेदर एंड अदर एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट्स। अब इसके साथ साथ आप देख सकते हैं जो बिजनेस का डिवीजन है उसमें पॉलिस्टर में 61% और अपैरल फैब्रिक्स में 18%, होम एंड टेक्सटाइल में 12% और कॉटन में हमें 9% का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। प्रोडक्ट प्रोफाइल की बात करें तो वो भी आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। इसके अलावा जियोग्राफिकल स्प्लिट की बात करें तो 83% मार्केट जो है इंडिया का यानी डोमेस्टिक है और 70% का एक्सपोर्ट हमें ये कंपनी का देखने को मिलता है। साथ ही साथ 2002 से लेके 13 के बिटवीन में कंपनी ने एक लार्ज डेप फंड जो है एक्सपांशन के लिए ये किया था और 2017 में हमें देखने को मिला कि करीबन 30,000 करोड़ का डेप जो है कंपनी पे आता हुआ और इस वजह से जो डेप के ऑब्लिगेशंस है ये भी कंपनी पे आए। और सिर्फ टेक्सटाइल ही नहीं तो उसके अलावा जो है लिस्ट ऑफ द
12 स्ट्रीट यूनिट जो है ये भी आइडेंटिफाई हुए थे और आईबीसी ने ये चीज़ों को अमेंडेड किया था। तो बेसिकली एक हमें इसके साथ में जॉइंट एक्विजिशन भी देखने को मिला था। अब उसकी जो डिटेल है ये हम देखेंगे। 5,000 करोड़ का करीबन एक्विजिशन हमें देखने को मिला। पहले हम देख लेते कि ये स्टॉक है कौन सा, ताकि हम डिटेल में ये सारी चीज़ों को और डिटेल में स्टडी कर पाए। तो आज जो स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं ये है आलोक इंडस्ट्रीज़। अब आलोक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जो है ये करीबन हमें 13 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आता है। अब सबसे पहले बात तो ये है कि आलोक इंडस्ट्री में रिलायंस का इतना स्टेक क्यों है। तो हमने अभी अभी जो देखा कि जॉइंट एक्विजिशन हुआ था रिलायंस इंडस्ट्री का JMFARC का 5,000 करोड़ का, उसमें से मोर देन 5,000 करोड़, बट 5,000 करोड़ जो था ये रिलायंस ने एक्वायर किया, होल्ड किया 40.01% का इक्विटी शेयर। और उसके अलावा जो दूसरी JMFRC है इसने 34.99% का इक्विटी होल्ड किया था और ये एक्विजिशन हमें 2019 में देखने को मिला था। अब इसके पीछे डायरेक्ट इनडायरेक्ट ओनरशिप की बात की जाए तो सबसे पहले तो रिलायंस इंडस्ट्री जो है इसने आलोक इंडस्ट्री को बाय किया था इनडायरेक्टली, और वो भी 2019 में बैंक्रप्सी केस के दौरान। अब ये जो केस था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंडर देखने को मिल रहा था। रिलायंस इंडस्ट्री प्लस JM फाइनेंशियल ARC ने मिलकर कंपनी को एक्वायर किया था 2019 में। अब स्टेक होल्डिंग यानी हिस्सेदारी जो है ये हमने देखी कि 40% की करीबन रिलायंस की है और JM फाइनेंशियल ARC की जो है ये करीबन 4.99% की देखने को मिलती है। इसका मतलब है कि रिलायंस को ओनर है, पूरी कंपनी उस रिलायंस की नहीं है, लेकिन कंट्रोल स्ट्रॉन्ग डेफिनेटली रिलायंस का देखने को मिलता है आलोक इंडस्ट्री पे। अब ये क्या रोल प्ले करते हैं, तो रिलायंस सिर्फ इन्वेस्टर नहीं है, ये डेफिनेटली कोई ना कोई रोल प्ले करेगा। अब वो कैसा रोल प्ले करता है, सबसे पहले मैनेजमेंट में डिसीजन का इन्फ्लुएंस होना, ये रोल भी रिलायंस की तरफ है। बिजनेस में रिवाइवल प्लान्स लाना, उसके अलावा फाइनेंशियल सपोर्ट जो है ये भी इनडायरेक्ट रिलायंस कंपनी की तरफ से आलोक इंडस्ट्री को मिल सकता है। कंपनी को रिवाइव करने में रिलायंस का एक्टिव रोल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। एक सिंपल एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो आलोक इंडस्ट्री जब स्ट्रगल कर रही थी कंपनी, तो रिलायंस ने स्ट्रॉन्ग स्पॉन्सर किया और ये स्ट्रॉन्ग स्पॉन्सर जो था इस वजह से एक बिग प्लेयर ने किसी वीक कंपनी को अडॉप्ट कर लिया, उसे स्टेबलाइज कर लिया और यही फ़ायदा हुआ आलोक इंडस्ट्री को। अब इसमें इम्पॉर्टेंट मीथ कुछ देखने को मिलते हैं और वो ये है कि लोग बोलते हैं कि आलोक इंडस्ट्री ये रिलायंस की कंपनी है। नहीं, सच ये है कि रिलायंस के एक रिलायंस शेयर होल्डर हैं, यानी पार्टली ओनर है आलोक इंडस्ट्री के, फुल कंट्रोल नहीं, बट स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं। तो रिलायंस ने आलोक इंडस्ट्री को बैंक्रप्सी से निकालकर उसमें बड़ा स्टेक लिया और इसीलिए वो एक स्ट्रॉन्ग बैकर साबित आलोक इंडस्ट्री के लिए रहा है। अब आलोक इंडस्ट्री का पर्सनल फंडामेंटल एनालिसिस अगर हम करें और देखें कि आलोक इंडस्ट्री में कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव फैक्टर कौन से हैं, तो सबसे पहला पॉजिटिव फैक्टर जो आलोक इंडस्ट्री का देखने को मिलता है वो है स्ट्रॉन्ग बैकिंग। ये तो हम जानते हैं कि कंपनी को सपोर्ट है रिलायंस इंडस्ट्री का, और रिलायंस के बैंक्रप्सी से बाहर निकलने के बाद फंडिंग प्लस मैनेजमेंट सपोर्ट दिया है। सर्वाइवल रिस्क कम हो गया है आलोक इंडस्ट्री का। बाकी जो स्टॉक्स है, पेनी स्टॉक्स है, इसमें बहुत सर्वाइवल रिस्क रहता है। टर्न अराउंड स्टोरी की बात की जाए तो पहले हेवी लॉसेस थे बहुत ज़्यादा, अभी भी लॉसेस हैं, ऐसे नहीं कि नहीं। अब लॉसेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं, ऑपरेशन स्टेबल हो रहा है, मतलब कंपनी मर नहीं रही, रिकवर हो रही है। बिजनेस स्ट्रॉन्ग सेक्टर में है, टेक्सटाइल जैसे कि, और टेक्सटाइल का डिमांड ग्लोबली लेवल पर स्टेबल देखने को मिलता है। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है। इंडियन टेक्सटाइल प्लस
हम PLI की स्कीम के हिसाब से देखें तो एक फ़ायदेमंद है। उसके अलावा जो बाकी स्टॉक के फंडामेंटल्स है उसमें हमें सेल्स घटता हुआ देखने को मिलता है, जो रिजर्व्स है ये भी थोड़े कम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी आलोक इंडस्ट्री एक लार्ज मैन्युफैक्चरिंग बेस है। रेवेन्यू जो है इसका, ये साइज़ बाकी पेनी स्टॉक जैसा ही काफ़ी है, लेकिन फिर भी बड़ा है पेनी स्टॉक से। इसका मतलब ये है कि एक ट्रू माइक्रो कैप पेनी स्टॉक है, लेकिन बिगर प्लेयर से कनेक्टेड होने की वजह से सर्वाइवल के जो चांसेस है पेनी स्टॉक में वो थोड़े ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर मार्केट ट्रस्ट की बात की जाए तो रिटेल प्लस इंस्टीट्यूशंस दोनों में ही ये हमें देखने को मिल रहे, ट्रैक होते हुए देखने को मिल रहे। वॉल्यूम अच्छा रहता है, ऑपरेटर का कंट्रोल कंप्लीटली कम हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी रिस्क फैक्टर है। अब वो रिस्क फैक्टर कौन से, सिर्फ अच्छी ही नहीं है, ये सच भी है कि कुछ रिस्क फैक्टर बनते हैं। सबसे पहला, डेप अभी भी हाई है, प्रॉफिट कंसिस्टेंसी से नहीं हो रहा है, टर्न अराउंड अभी फेल हो भी सकती है, हम ये बोल सकते हैं बेस्ट नहीं है बट सेफ इसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ये बात ज़रूर याद रखिए, मरती हुई कंपनी नहीं है जो कि पेनी स्टॉक्स होते हैं, रिकवरी करने की कोशिश कर रही है, और थर्ड यानी बिग प्लेयर का सपोर्ट है। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि ये मल्टी बैगर गारंटीड बन जाएगी तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी स्पेकुलेटिव बेट यहाँ पे होनी बाकी है, अभी भी कंपनी का स्ट्रगल फेज ही है। अगर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग 10% का और स्टेक रिलायंस कभी एक्वायर कर लेती है तो हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक सेफ हैंड में जाने के बाद थोड़ा बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेगी इनिशियल स्टेज में। अब आप पेनी स्टॉक्स के पीछे तो वैसे भी भागते रहते हो, लेकिन अभी स्टडी पर्पस से आपको अगर किसी पेनी स्टॉक को बाय करना है तो आप इसको डेफिनेटली कंसीडर कीजिए, क्योंकि लग गई तो लाख की भी हो सकती है, वरना डेफिनेटली ये पोजीशन तो है कि खाक भी बन सकता है। लेकिन एक इतना अमाउंट जो कि हम CCD में जाकर वेस्ट कर दे, उतना अमाउंट अगर हम यहाँ पे बेट करते हैं तो लग गई तो लाख की वरना खाक की। This information is only for the educational purpose. I am not giving any recommendation here, neither buy nor sell. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.